स्टूडेंट्स, ये लेक्चर ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने आज डिज़ाइन किया है जो सिर्फ +1 की तैयारी नहीं करना चाहते लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा डिटेल्ड वे में मैं आपको रिलेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे आपका चैप्टर जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेकिन उसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो पहला पार्ट आज जो मैं करवा रहा हूँ ये है रिलेशंस। अच्छा, इसको भी फर्दर मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद ही आप ढंग से रिलेशंस को अच्छे से समझ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट रिलेशंस। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, मैं कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स का एक पेयर ले लूँ, ठीक है, जैसे ए और बी का एक पेयर ले लूँ तो ये एक पेयर हो गया। अच्छा, ऐसे ही 1 और 2 का पेयर, ए और 1 का पेयर, तो मतलब पेयर कैसा भी हो सकता है। एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर का पेयर, 2 वर्ड्स का पेयर, ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर, तो किसी भी तरह का मैं एक पेयर ले सकता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और सीख लेते हैं पहले, उसके बाद अब बात करेंगे कि इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं। इसमें ये जो ए है और ये जो बी है, ज़्यादातर हम इसको कभी एलिमेंट्स बोल देते हैं, कभी हम ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि चाहे ये नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं या कुछ भी हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इट इज़ नॉट अ सेट। अगर मैं ए और बी का सेट लूँ ना तो सेट ऐसे होता है। तो ये पहले हम ये करली ब्रैकेट डालते हैं, फिर ए और फिर बी। तो सेट में एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन पेयर जो होता है वो अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, लेकिन ये किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है। आगे जाके हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं। देखो, इसको ऑर्डर्ड पेयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ऑर्डर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा क्यों है कि 1, 2 और 2, 1 आपस में इक्वल क्यों नहीं होते, ये जब हम आगे रिलेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आपस में इक्वल नहीं होते तो फिर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मुझे ये गिवन हो कि a, b इज इक्वल टू c, d, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब यही है कि a और c आपस में इक्वल होंगे और b और d आपस में इक्वल होंगे, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इसके बेस पे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। Find the value of x and y if 2x plus 3, 6 is equal to this। तो इसका मतलब 2x plus 3 जो है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ से मैं ये लिख लूँगा 2x plus 3 is equal to 5। तो यहाँ से 2x हो गया मेरा 2, तो x कितना हो गया मेरा 1, ठीक है। और 6 3x minus y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3x minus y वो 6 के बराबर हो गया, और x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देते हैं। तो 3 minus y इज इक्वल टू 6। तो माइनस y मेरा कितना हो गया, 6 minus 3 is 3, तो y मेरा कितना हो गया -3। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। अब ऑर्डर्ड पेयर हमें किस तरह से मिलते हैं, अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को। देखो, मेरे पास 2 सेट्स हैं। एक ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक बी जिसमें 4 और 5 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ उसका एक पेयर बना दूं, यानी कि 1 और 4 का पेयर, 1 और 5 का पेयर, 2 और 4 का पेयर, 2, 5 का पेयर, 3, 4 का पेयर, 3, 5 का पेयर, तो ये सारे पेयर्स का जो सेट है, ये ध्यान रखना ये सेट है, ठीक है। तो इसका जो पूरा सेट है, इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि अब मान लो इसमें 20 एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें 40,
तो टोटल मेरे कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 800, ठीक है। 20 इंटू 40 इतने पेयर बन जाएंगे। तो इतने पेयर लिखने तो मैं बैठूंगा नहीं, तो इसको लिखने का एक छोटा तरीका है जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज ordered pairs A and B such that A belongs to set A and B element belongs to set B। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो अब एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि A by B ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, इट इज ऑल्सो ए सेट। तो ये भी एक सेट होता है, लेकिन किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर से एक बार रीआइट्रेट कर लेते हैं कि जब मैंने आपको बोला था कि 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 1, है ना। जैसे वहां थोड़ी अलग एग्जांपल थी, लेकिन 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 1 ऐसा क्यों है, अब आपको यहां से ढंग से समझ में आएगा। अब पहला एलिमेंट जो है वो ए सेट का है और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी सेट का है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में। अब इसको अगर मैं लेता हूं तो 1 जो है वो तो यहां पे है और 4 सेकंड एलिमेंट वो बी में है। लेकिन अगर मैं 4 1 ले लूं तो 4 जो है वो तो यहां पे है ही नहीं और 1 1 यहां पे है ही नहीं, राइट। तो ये जो सेट है ये सेट ए बाय बी को बिलोंग ही नहीं करता। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस स्पेशल केस की। देखो, अगर मेरे पास जो दो सेट्स गिवन है उनमें से कोई एक एम्प्टी सेट हो, तो मान लेते हैं कि B जो है वो एम्प्टी सेट है और A जो है वो यही वाला है, ठीक है। तो A में 3 एलिमेंट है और B जो है वो क्या है, वो है एक एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, तो अब जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा A और B का, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो भी एम्प्टी सेट होगा। ऐसा क्यों? देखो, इसमें 3 एलिमेंट 1 2 3। अब मुझे इनका पेयर बनाना है किसके साथ? इसके किसी एलिमेंट के साथ, और इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो 1 का पेयर किसके साथ बनाऊं? किसी के साथ नहीं। 2 का पेयर किसके साथ बनेगा? किसी के साथ नहीं। 3 का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर कोई एक भी सेट एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो भी एक एम्प्टी सेट होगा, राइट, फाइन। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की कि क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं। तो ना तो ये कम्यूटेटिव है ना ही ये एसोसिएटिव होते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, अभी हमने पिछली स्लाइड पे क्या किया था, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था, ठीक है। लेकिन मैं बी और ए का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकता हूं। तो उस केस में क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है वो बी का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो ए का होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अच्छा, अब मैंने यहां पे एग्जांपल ले ली A1 B2 C3, एक एक एलिमेंट है तीनों में। तो जब मैं A बाय B करूंगा तो 1 और 2 का पेयर बनेगा, और जब मैं B बाय A करूंगा तो 2 और 1 का पेयर बनेगा। और अब हमें पता है कि 1 और 2 ये 2 और 1 के पेयर के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेट का ये एलिमेंट और इस सेट का ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए A बाय B इज नॉट इक्वल टू B बाय A। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो हैं वो एसोसिएटिव भी नहीं होते। तो अगर मैं ये 3 सेट्स को इस तरह से और इस तरह से लूं तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी चाहिए, और वो है कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। क्योंकि इसमें और जो पिछली स्लाइड में मैंने अभी लिखा था एसोसिएटिव वाले में, उसमें फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन उसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप ये समझ लो कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है। देखो, अगर A और B का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ तो वो मुझे पता है मुझे ऑर्डर्ड पेयर देता है। लेकिन मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो 3 सेट्स का भी ले सकता हूँ। तो उस केस में मेरे जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे A, B, C। तो इसीलिए क्योंकि इसमें अब देखो 2 हो तो 2 को हम पेयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 आ गए, तो इसलिए हम इसको ट्रिपलेट बोलेंगे। सच दैट A एलिमेंट जो है वो A सेट को बिलोंग करता है, B एलिमेंट जो है वो B सेट को बिलोंग करता है, और C एलिमेंट जो है वो C सेट को बिलोंग करता है। तो इस केस में 1 2 3 एक एक एलिमेंट है। तो इस केस में ये सेट क्या बनेगा, 1 2 3 सिर्फ इसका सेट बनेगा, दैट्स इट।
अब अगर इसमें मैं एक एलिमेंट और ले लूँ, से इसमें x एक एलिमेंट और ले लूँ, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये सेट मेरा बन जाएगा, इसमें अगर मैं इसको हटा दूँ तो एक x 2 3, ये एक ट्रिपलेट इसमें और आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्डर ट्रिपलेट बनने शुरू होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं A by B देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ C। अब ये क्या है, देखो अब मैं वापस से यहीं चला जाता हूँ, ठीक है, इसी पर वापस चला जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ कि वापस से हम यहीं चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अब A by B, पहले मुझे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और वो क्या है, वो ये सेट है। तो अब इस सेट में 1, 2 का जो पेयर है वो अपने आप में एक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ C के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसका और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि पहला एलिमेंट होगा 1, 2 और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 3 और ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, दैट्स इट। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक्चुअली ये है। सो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, ये है ऑर्डर्ड पेयर और उसमें पहला एलिमेंट ये है 1, 2। ये जो ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट अपने आप में भी एक ऑर्डर्ड पेयर था, लेकिन अब यहाँ पे ये एलिमेंट की तरह कंसिडर हुआ है जो A by B को बिलोंग करता है और 3 जो है वो C को बिलोंग करता है। अब अगर मैं बात करूं A by B by C की, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब A यानी कि 1 और B by C यानी कि ये सेट, तो ये बन जाएगा, इधर से आएगा सिर्फ 1, 2, 3, तो इसका ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर दूं तो ये है इसमें ऑर्डर्ड पेयर। इसका पहला एलिमेंट था 1, 2, इसका पहला एलिमेंट है 1, इसका सेकंड एलिमेंट है 3 और इसका सेकंड एलिमेंट है 2, 3। तो इसीलिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे और ये जो हैं ये इसके भी इक्वल नहीं होंगे। तो A by B by C जो है वो ना तो इसके बराबर होता है ना इसके बराबर, और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो ये है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि A by B by C is not equal to A by B by C is not equal to A by B by C। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ n ट्यूपल्स की। देखो अगर मेरे पास 2 सेट्स थे तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे जो सेट मिला था वो सेट था ऑर्डर्ड पेयर्स का। अगर 3 मैंने सेट लिए थे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे क्या दे रहा था, एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। लेकिन अगर मेरे पास 4 सेट्स हों, 5 सेट्स हों, 10 सेट्स हों, तो उनका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ तो उनके लिए ये एक जेनरिक टर्म है। जैसे यहाँ पे n सेट्स लिए और उनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये जो हमारे पास सेट आया, इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ n ट्यूपल्स। ओके, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं सेट्स की कार्डिनैलिटी के बारे में। और कार्डिनैलिटी हमें पता है, सेट की कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे A में 3 है तो इसको हम लिखेंगे NA, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3। ऐसे ही कार्डिनैलिटी ऑफ B कितनी हो जाएगी, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं तो ये हो जाएगी 2। तो कार्डिनैलिटी ऑफ A बाय B कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक सेट है, हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है इन दोनों की कार्डिनैलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो अगर आप वैसे भी देखोगे तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ये फॉर्मूला सिंपल सही है, आपको याद तो हो ही जाएगा। अब इसमें देखो 2 केसेस हैं हमारे। पहला केस ये है कि A भी फाइनाइट है और B भी फाइनाइट सेट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइंड है कि कितने हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला एज इज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी, तो इसकी कार्डिनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस बनता है कि इनमें से कोई एक सेट इनफाइनाइट है, ठीक है, या A इनफाइनाइट या B इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो
तो उस केस में जो a बाय बी है इसकी कार्डिनैलिटी भी इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि अगर b इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट हो गई। और जब मैं a और b के पेयर्स बनाऊंगा तो वो भी मुझे इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे, तो उस केस में इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की वो भी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम दो और स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। अब पहला स्पेशल केस ये है इनके कॉम्यूटेटिव बिहेवियर को लेके, और दूसरा है कार्डिनैलिटी को लेके। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन अगर कभी हमें ये गिवन हो कि a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय ए है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सेट a और सेट b ये आपस में इक्वल सेट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a बाय ए इज इक्वल टू ए बाय ए, राइट। तो ये तो सही होगी बात। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से a या b में से कोई एक सेट जो है वो एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी के भी साथ लूं तो एम्प्टी सेट ही मिलता है। तो अगर b एम्प्टी है तो a बाय बी भी एम्प्टी होगा और b बाय ए भी एम्प्टी सेट होगा। पहला तो ये हो गया केस। दूसरा, अब कार्डिनैलिटी ऑफ a बाय b हमें पता है वो है एन ए बाय एन बी, ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा। और हमें यह भी पता है कि अगर कोई एक सेट इनफाइनाइट हो तो कार्डिनैलिटी ऑफ a बाय बी जो है वो इनफाइनाइट होती है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस है। अगर मान लो a एम्प्टी सेट है और b इनफाइनाइट सेट है, तो a जो है वो एक एम्प्टी सेट है और b इनफाइनाइट सेट, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो अब जब मैं a बाय बी लूंगा तो a बाय बी ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, राइट, क्योंकि इसके किसी भी एलिमेंट का पेयर मैं किसके साथ बनाऊं, किसी के साथ भी नहीं बन सकता, तो a बाय बी एम्प्टी सेट होगा। तो उस केस में, इस वाले केस में n a बाय बी, कार्डिनैलिटी ऑफ a बाय बी विल बी 0। तो इस केस में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट प्रोड्यूस करेगा। आई होप ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, जिसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। तो बड़ी सिंपल सी है, ये सेट है a 1 2 3, b है -2 4, तो इस तरह से हम a को लिख लेते हैं, इस तरह से b, इसमें सारे b के एलिमेंट, इसमें सारे a के एलिमेंट, और उसके बाद 1 से -2, 1 से 4, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ। तो इस तरह से हम एरोज लगा देते हैं, इसको एरो डायग्राम भी बोल देते हैं। तो ये एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है a बाय बी की, दैट्स इट, इसमें कुछ खास नहीं है आपको बताने लायक। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ए बी, दो सेट्स का मुझे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करना हो इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, तो एक तरह से जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो उस तरह से हमने दो एक्सिस ले लिए और एक जो है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, 1 2 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, 1 2 3। देन -2 4, तो इधर -2 मेरा यहाँ आएगा, ये -2 हो गया, और 4 जो है वो मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो इसको करने का तरीका सिंपल सा ये होता है कि जैसे 1 है तो 1 से आप एक डॉटेड लाइन ऐसे वर्टिकली डाल दो, 2 पे भी था, यहाँ पे 2 है तो 2 से भी एक आप वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर दो, 3 से भी आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद -2 4, तो -2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद देखो कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल 6 ऐसे डॉट्स आ गए हमारे पास। तो ये 6 डॉट्स जो हैं जो a बाय b को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो उसी के बेस पे, जो स्लाइड हमने अभी अभी पिछली वाली पे जो भी हमने काम किया है उसी के बेस पे हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, 2 डायमेंशनल प्लेन को हम R² बोलते हैं। देखो, मेरे पास एक रियल नंबर्स का सेट है
और एक और रियल नंबर्स का सेट है, अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूँ तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन में जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे पॉइंट्स बनेंगे, वो सारे इस सेट का पार्ट होंगे। कैसे? देखो, ये रियल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये भी रियल लाइन है, ये वाई एक्सिस। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूँ, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूँ, तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी, वेयर ए इज ए रियल नंबर, बी इज ए रियल नंबर, क्योंकि ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है। तो आर बाय आर ये जो मुझे सेट देगा, सेट ऑफ ए बाय बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो सेट है ये 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं इसमें एक डायमेंशन और लगा दूं, ये z एक्सिस की एक रियल लाइन में और ले लूं, तो फिर स्पेस बन जाएगा मेरे पास एक 3D स्पेस। तो 3D स्पेस के अंदर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, तो यानी कि मैं एक्चुअली r बाय r इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट स्पेस में जो होता है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z। x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, z बिलोंग्स टू r। तो उस केस में 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम r³ ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और उसका मतलब होता है कि ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सिंपल सा ही था। अब नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा ट्राई योरसेल्फ है। ये 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनैलिटी है वो इन तीनों की इंडिविजुअल कार्डिनैलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आप ट्राई भी करके देख सकते हो इसको खुद ही। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मैं पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं सी के साथ, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो भी इसके बराबर होगी। और अगर मैं B और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ लूं, तो इसकी भी जो कार्डिनैलिटी है वो इसी के ही बराबर होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आप खुद ही ट्राई करके देखना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो, सबसे पहले ये इसके आगे मैंने एक बग डाल रखा है। बग का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में कुछ झोल झाल है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें ये गिवन है कि a बाई बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड b बाई ए। वो कहता है b बाई ए फाइंड आउट करो। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है a और b का। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि a कितना हो गया हमारा, a हो गया हमारा इधर से 1, इधर से 3, इधर से 8। तो 1, 3 और 8 ये हमने ले लिया यहाँ पे। और फिर b हम क्या लिखते हैं, 2, 4 एंड 9। तो 2, 4 एंड 9। ठीक है, और उसके बाद हम b बाई ए निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि a बाई बी में 3 एलिमेंट हो ही नहीं सकते। क्यों? a में 3 एलिमेंट, b में 3 एलिमेंट, तो इसकी कार्डिनैलिटी 3, इसकी कार्डिनैलिटी 3। तो कार्डिनैलिटी ऑफ a बाई बी कितनी होनी चाहिए, 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो a बाई बी में टोटल 9 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 है। तो इसका मतलब इट्स ए ट्रिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही गलत है। a बाई बी कैन नॉट बी इक्वल टू दिस। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट, a बाई बी हमें इतना गिवन है, कहता फाइंड सेट्स a एंड b। तो सिंपल सी बात है, a का मतलब क्या है, अब इस केस में 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b। तो दैट्स फाइन। तो 1 2 3 ये a हो गया, और b कितना हो गया, जो सेकंड एलिमेंट्स है सारे a एंड b। तो दिस इज ओके। नेक्स्ट, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, ये कहता है कि a बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, तो a एक एलिमेंट है इस सेट में से, उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। b एक एलिमेंट है इस सेट में से, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब वो कहता है राइट ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a b। तो हमने a और b के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं सच दैट a डिवाइड्स b एंड a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। ऐसे हमने ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। ठीक है, तो देखो
इसका कौन सा एलिमेंट इसके एलिमेंट को डिवाइड करता है लेकिन उससे छोटा भी है, तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 4 को डिवाइड भी करेगा और 2 4 से छोटा भी है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। कॉमा 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 and 6, ठीक है। 2 इसको नहीं डिवाइड करता, छोड़ देते हैं। उसके बाद 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 3 and 6, और 3 6 से छोटा भी है। 3 आगे किसी को डिवाइड नहीं करता। 5, अब 5 को डिवाइड तो करता है लेकिन 5 जो है वो 5 से स्ट्रिक्टली छोटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पिक करेंगे। 5 25 को डिवाइड करता है, तो 5, 25, तो ये जो सेट है हमारा, दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, कहता है एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो कंडीशन है कि 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और a और b क्या है, होल नंबर्स, और a एंड b ये क्या हो सकते हैं, ये इस सेट को बिलोंग करते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस सेट में से a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो कहता है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट निकालो जो अब इसको और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कर लो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते दोनों नंबर, ठीक है, तो 0 ऑनवर्ड्स। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले b को 0 पुट करूं तो a मेरा कितना आ जाता है, 7/3। तो 7/3 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये केस छोड़ दो। फिर b की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, तो उससे मेरा a कितना आ जाएगा, a मेरा आ जाएगा 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो a 2 आ जाएगा। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो यानी कि a2, b1 ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। नेक्स्ट, b की वैल्यू अब मैं 2 पुट करके देख लेता हूँ। b की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा इसमें, तो 2 पुट करूंगा तो a जो है वो मेरा आ जाएगा 5/3। तो ये केस गया क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट, b को 3 पुट कर लो, फिर b को 4 पुट कर लो, 5 6 एंड मैक्सिमम 7 तक चेक करो, क्योंकि b 8 चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3a प्लस b है, तो अगर b की वैल्यू 8 हो गई और ये जो वैल्यू है ये 0 हो सकती है, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके लिए अगर b 8 हो गया तो ये 0 + 8 विल बी ग्रेटर देन 7, तो 7 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा 7 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो 8 ऑनवर्ड्स हमें इसको कभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी पेयर्स निकलते हैं उनको फिर आप लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ ऑर्डर्ड पेयर दिस एंड दिस बिलोंग टू द सेट दिस, कहता है ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर ये इस सेट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई भी करता है, विच इज b इज इक्वल टू 2a - 3। अच्छा, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x -1, तो यानी कि इसको मैं x ले लेता हूँ और इसको मैं -1 ले लेता हूँ। तो अगर मैं a को x ले लूँ तो ये 2x - 3 और b मेरा -1 हो, ये -1 हो, तो यहाँ से 2x मेरा कितना हो गया, वो हो गया 2, तो x कितना हो गया मेरा 1, तो ये x निकल आया। अब दूसरी कंडीशन ले लो, दूसरी कंडीशन में a जो है वो कितना आ जाएगा मेरा 5 और b मेरा कितना आ जाएगा y, ठीक है। तो इसी में ही b मेरा हो गया y इज इक्वल टू 2 × 5 - 3 which is equal to 10 - 3 that is 7 and this is your answer, ठीक है। x 1 आ गया और y जो है 7 आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की। तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर थ्योरम्स डिस्प्लेड हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो इनका सोल्यूशन देखने के लिए ये जो टॉप राइट कॉर्नर में लिंक डिस्प्ले हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो बड़ी जल्दी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, उसको क्लिक करके आप इनका प्रूफ देख सकते हो। अब रिलेशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सी बाय डी। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, सी एक सेट है, डी एक सेट है और ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। एंड दिस कंडीशन कि ए बाय बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो ये क्यों है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहता है प्रूव करो कि ए जो है वो सी का सबसेट है और बी जो है वो डी का सबसेट है। आपने ये प्रूव करना है। अब ए को सी का सबसेट मैं कब प्रूव कर सकता हूं? जब मैं ये प्रूव कर दूं कि ए का हर एलिमेंट सी का हर एलिमेंट है। और इसी तरह से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी का हर एलिमेंट जो है वो डी का भी हर एलिमेंट है, तो बी जो है वो डी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस तरह से चलता हूं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए। तो ए कोई रैंडम एलिमेंट है सेट ए का, एंड बी कोई एक रैंडम एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, तो कोई भी ए ले लो इस सेट से और कोई भी बी एलिमेंट ले लो इस सेट से। ठीक है, अच्छा अब अगर ए इसको बिलोंग करता हो और बी इसको बिलोंग करता हो तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, ये ए बाय बी को बिलोंग करेगा, है ना। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक इसका एलिमेंट होगा और एक इसका एलिमेंट होगा, और अगर ए इसको बिलोंग करता है बी इसको बिलोंग करता है तो ए बी का एक ऑर्डर्ड पेयर तो बनता ही है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ए बाय बी को बिलोंग करेगा ही करेगा। अच्छा, लेकिन अब ये भी गिवन है कि ए बाय बी सी बाय डी का सबसेट है। तो अगर सबसेट है, अब ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और ये सेट इसका सबसेट है, तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसका भी हर एक एलिमेंट है, तभी ये इसका सबसेट होगा। तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी बाय डी। ठीक है, तो ये इसको भी बिलोंग करेगा बिकॉज ऑफ दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, अच्छा अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर सी बाय डी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी को बिलोंग करता है और बी जो है वो डी को बिलोंग करता है। ऑर्डर पेयर का मतलब यही होता है। अगर ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट इस सेट से है और दूसरा एलिमेंट इस सेट से है। ठीक है, तो ए सी को बिलोंग करता है और बी डी को बिलोंग करता है। तो इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया? अब ए जो है ये ए सेट का एलिमेंट था, तो इसका मतलब हर एक जो है वो सी का भी एलिमेंट हो गया। अब बी जो है वो बी सेट का एलिमेंट था और मैंने नीचे ये प्रूव कर दिया कि हर बी जो है वो डी का भी एलिमेंट है। सो दिस इंप्लाइज सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट डी, हैंस प्रूव्ड। ये चीज प्रूव हो गई, इतना सिंपल सा था। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंडीशन क्यों लिखी हुई है कि ए बाय बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं ए बी सी डी 4 डिफरेंट सेट्स लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। देखो, अब ए बाय बी वो कहता है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। चलो मान लेते हैं एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो इनमें से कोई ना कोई एक सेट एम्प्टी होगा, या ए एम्प्टी होगा या बी, या दोनों ही एम्प्टी होंगे। तो चलो मैं ए को एम्प्टी मान लेता हूं। ए मान लो ए जो है वो एम्प्टी सेट है, और बी जो है इसको मैं इनफाइनाइट सेट मान लेता हूं। से 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स का मैंने सेट ले लिया। तो ए बाय बी जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो अब ए बाय बी ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब सी मैं ले लेता हूं, से सी इज 1, और डी मैं ले लेता हूं, से डी इज 2। ठीक है, सिर्फ मैंने छोटा सा सेट ले लिया। तो अब सी बाय डी क्या आ जाएगा? नाउ सी बाय डी ये मेरे पास सेट बन जाएगा 1, 2, सिर्फ इस एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ए बाय बी एम्प्टी सेट सी बाय डी का सबसेट नहीं है? एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज यहां से ये आ जाएगा कि ए बाय बी इज ए सबसेट ऑफ सी बाय डी। ये बात सही हो गई, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये तो बात सही हो गई, तो यानी कि ये चीज तो ट्रू हो गई। ठीक है, ये बात तो ट्रू हो गई। लेकिन अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है? अब ए जो है सी का सबसेट है, ठीक है, ये बात भी सही होगी क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, तो ए जो है वो तो सी का सबसेट हो जाएगा, ये बात भी सही है।
लेकिन क्या बी डी का सबसेट है? बी तो इनफाइनाइट सेट है और डी तो छोटू सा सेट है, तो बी जो है वो तो डी का सबसेट है ही नहीं, राइट? और ये सारी गड़बड़ क्यों हुई है? क्योंकि ए जो है वो हमने एम्प्टी सेट ले लिया, तो इसीलिए ए बाय बी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ओनली देन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए सी का सबसेट होगा और बी डी का सबसेट होगा, अदरवाइज हमारे पास इस तरह से एनोमलीज आ जाएंगी। ओके, तो आई होप ये अब आपको समझ में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर रिलेशंस आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स रिलेशंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। तो ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अगर आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं तो फिर इस टॉपिक को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत आसान होगा। देखो, मेरे पास एक सेट है ए राजा महाराजा और एक सेट है बी रानी महारानी। अब मुझे यह पता है कि इनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो उसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, राजा रानी, राजा महारानी, महाराजा रानी और महाराजा महारानी। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, तो हम ज़्यादातर रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर एक रिलेशन है और रिलेशन क्या है? इज हस्बैंड ऑफ। अब इज हस्बैंड ऑफ का मतलब क्या है कि राजा जो है वो रानी का हस्बैंड है और महाराजा जो है महारानी का हस्बैंड है, लेकिन राजा महारानी का हस्बैंड नहीं है और महाराजा जो है वो रानी का हस्बैंड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये एक सेट ही होगा, लेकिन किन का सेट होगा? एक इस पेयर का और एक इस पेयर का, इनफैक्ट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। तो अब राजा रानी भी इसको बिलोंग करता है और महाराजा महारानी भी इसको बिलोंग करता है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मैंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, उसका मतलब क्या है कि आर एक ऐसा सेट होगा, आर एक ऐसा सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कि ये सेट जो है ये ए बाय बी का सबसेट होगा। सिंपल सी बात है, देखो मैंने ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन डिफाइन करना है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर उसको सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर मैं आर में कंसिडर करूंगा। ठीक है, आर में कंसिडर करूंगा। तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहां से निकलेगा? पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, तो डेफिनेटली वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो इसके ऑर्डर्ड पेयर में से ही कोई ना कोई होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आर जो है ये जो रिलेशन, इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको? मैं ये समझाना चाहता हूं कि ए बाय बी का कोई भी सबसेट उठा लो, कोई भी सबसेट उठा लो, वो एक रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि रिलेशन क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी, और वो था ऑर्डर्ड पेयर, कि ये ऑर्डर्ड क्यों होते हैं। देखो, जब मैं ये कह रहा हूं कि रिलेशन है इज हस्बैंड ऑफ, और इज हस्बैंड ऑफ रिलेशन कहां से है? ए टू बी से, तो यानी कि पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि राजा रानी का हस्बैंड है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, राजा इज रिलेटेड टू रानी। ठीक है, ये बात सही हो गई। लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रानी इज रिलेटेड टू राजा? अब आप सोचोगे यार है तो रिलेटेड ही, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं, ये रिलेशंस की, इस तरह के रिलेशंस की टर्म्स में नहीं। यहां आर का मतलब क्या है? इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं तो ये है राजा इज हस्बैंड ऑफ रानी, तो यानी कि राजा रानी ये पेयर जो है ये इसको बिलोंग करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? रानी इज हस्बैंड ऑफ राजा, तो ये बात तो सही नहीं है। तो इसलिए रानी कॉमा राजा, तो इसलिए रानी कॉमा राजा ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इट इज नॉट इक्वल टू राजा कॉमा रानी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बात दोबारा से क्लियर हो गई कि ऑर्डर्ड पेयर इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है,
चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक सेट ले लिया, एक फैमिली का सेट है, उसमें फादर है, मदर है, सन है और डॉटर है, ठीक है। और मैंने इसी सेट का एक कॉपी और ले ली, सेम सेट की, सेम फैमिली, फादर, मदर, सन, डॉटर। तो मैं एक सेट का रिलेशन सेम सेट के ऊपर भी डिफाइन कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ए बाय ए जब मैंने बनाया तो ये सारा मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इसका, ठीक है। टोटल 16 एलिमेंट्स आ गए। अच्छा अब मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, इसको बोल देते हैं रिलेशन को R1। R1 रिलेशन है इज फादर ऑफ। अब ये बताओ कि इस रिलेशन को इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। एक तो ये करेगा F इज फादर ऑफ सन, तो यानी कि F इज R1S। F इज R1S का मतलब क्या है कि F इज फादर ऑफ सन। तो R1 रिलेशन पर तो ये उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो बेसिकली इसको चलो मैं थोड़ा आसान तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये मेरा एक सेट बनेगा, तो इसमें पहला एलिमेंट आ जाएगा F, S। दूसरा क्या आएगा, फादर इज फादर ऑफ डॉटर, ठीक है। तो F इज फादर ऑफ डॉटर, तो ये दूसरा एलिमेंट आएगा। इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि फादर अपना फादर तो है नहीं और फादर मदर का फादर भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप सोचो कि SF, अगर मैं S, F देखूं तो ये भी इसको नहीं बिलोंग करेगा इस रिलेशन को। क्यों? S, F का मतलब क्या आ जाएगा कि सन इज फादर ऑफ F, यानी कि सन इज फादर ऑफ फादर, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए एक तो ये और एक ये, सिर्फ ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स ही इस सेट में आते हैं। तो R1 इज ए सेट, तो ये बात याद रखना, रिलेशन इज ऑलवेज ए सेट और इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, ठीक है, जिनके ऊपर भी हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया होता है। दूसरी एग्जांपल ब्रदर ऑफ, तो इसको मैं बोल देता हूं R2, तो ये रिलेशनशिप है R2। अब R2 को क्या क्या बिलोंग करेगा, इज ब्रदर ऑफ, तो सिर्फ और सिर्फ ये यहां पे आएगा कि सन इज ब्रदर ऑफ डॉटर, सन इज ब्रदर ऑफ डॉटर, दैट्स इट। तो इसमें सिर्फ ये आएगा सन इज ब्रदर ऑफ डॉटर, ये हो गया। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं जिसमें कुछ आए ही ना, जैसे ये मैंने R3 डिफाइन कर दिया। तो R3 क्या है, इज नॉट ए फैमिली मेंबर ऑफ। अब इसमें इनमें से कौन सा पेयर आएगा, फादर इज ए फैमिली मेंबर ऑफ फादर, फादर इज ए फैमिली मेंबर ऑफ मदर, फादर इज ए फैमिली मेंबर ऑफ सन, फादर इज ए फैमिली मेंबर ऑफ डॉटर। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लो, चाहे सेम फादर फादर का ही हो, चाहे मदर मदर का ही हो, तो मदर अपनी फैमिली की मेंबर तो है ही है। तो इसका मतलब इज नॉट ए फैमिली मेंबर ऑफ को सेटिस्फाई करने वाला इसमें से कोई भी पेयर नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट, दिस इज एन एम्प्टी सेट, ओके। उसको ऐसे भी लिखते हैं, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इट इज एन एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशंस डिफाइन करते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा, राइट। मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे और एग्जांपल्स करेंगे और क्लैरिटी होती जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिलेशन क्या होते हैं, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे ए सेट और बी सेट, मुझे ए टू बी पे एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो रिलेशन का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट ए जो है वो ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी जो है वो बी का होगा, और वो जो भी रिलेशन मैं डिफाइन करूंगा उसको वो सेटिस्फाई करते होंगे, तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उनका सेट, तो वो डेफिनेटली ए बाय बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा। तो ए बाय बी जो ये मेरे पास सेट है, उसके ये पॉसिबल मेरे पास सबसेट्स हैं, तो ये सारे ही रिलेशंस हैं। ये भी कई एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, तो ये सारे रिलेशंस हैं। तो ए बाय बी के टोटल रिलेशंस कितने हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट्स इसके बनेंगे 2 to the power 4। तो इसका मतलब इस सेट में मैं 2 to the power 4 रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे
इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी है 3। बी की कार्डिनैलिटी कितनी है 2। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए बाय बी वो कितनी हो गई 6। तो अगर ये 6 हो गई तो जिस भी सेट के 6 एलिमेंट्स होंगे उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके ए बाय बी के वो होते हैं 2 to the power 6। तो इसको अगर आप ध्यान से समझो तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको मैं m बोल दूं और इसको मैं n बोल दूं तो 2 to the power m into n इतने नंबर ऑफ रिलेशंस मैं डिफाइन कर सकता हूं सेट A और सेट B के ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इनफैक्ट याद ना हो तो हमें पता ही हमें यहां तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, चलो ये बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं आगे ट्रिवियल रिलेशंस की। अब 2 तरह के रिलेशंस को हम ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। एक ऐसा रिलेशन A to B पे मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसको सेटिस्फाई ना करता हो, यानी कि वो रिलेशन जो है वो एम्प्टी हो। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A इज रिलेटेड टू B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 100। तो अब यहां से एक एलिमेंट लूं और यहां से एक एलिमेंट लूं और उन दोनों का सम जो है वो 100 हो, ऐसा पॉसिबल है? 1 + 3 1 + 4 2 + 3 2 + 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है इसको R बोला है मैंने, तो R क्या है मेरे पास, इट इज एन एम्प्टी सेट। अच्छा, दूसरा ट्रिवियल रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको वाइड रिलेशन बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसमें A बाय B के सारे ही एलिमेंट आते हो। जैसे इसको चलो मैं बोल देता हूं R1। ठीक है, इस रिलेशन को R1 बोल देते हैं। और R1 क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज A एंड B सच दैट A प्लस B इज एन इंटीजर। ओके, तो मैंने इस तरह के A और B उठाने हैं कि A और B को मैं ऐड करूं तो मुझे इंटीजर मिले। तो 1 को 3 से ऐड कर दो, 1 को 4 से ऐड कर दो, 2 को 3 से ऐड कर दो, 2 को 4 से ऐड कर लो। तो ये सारी पेयर जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यानी कि ये जो रिलेशनशिप है इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। देखो, मेरे पास एक सेट है A 1 2 और एक B है 3 4। तो A बाय B में ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए और मैंने एक रिलेशन लिख लिया। तो रिलेशन मैंने आपको बताया कि रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट ही होता है। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा लिखना हो इज हस्बैंड ऑफ। तो मैं सीधा ही ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 3 2 3। मैंने बोल दिया कि भैया ये एक रिलेशन है, तो है ये रिलेशन। एक रिलेशन मैंने R' ले लिया 3 1 और 2 3, ये भी एक रिलेशन है, तो है ये रिलेशन। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या R जो है वो A to B रिलेशन है। A to B रिलेशन होने के लिए R को क्या होना पड़ेगा कि R को इसका सबसेट होना पड़ेगा। तो 1 3 ये रहा 1 3, 2 3 ये रहा 2 3। तो इसका मतलब R इज ए सबसेट ऑफ A बाय B, सो दिस इज ट्रू। तो ये बात सही हो गई। अच्छा, अब अगर मैं R' लिखूं कि क्या R' भी A to B एक वैलिड रिलेशन है या नहीं, तो 3 1, अब इसमें 3 1 है ही नहीं, तो 3 1 जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता। तो अगर एक भी एलिमेंट इसका A बाय B को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब R' जो है वो A बाय B का सबसेट नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा कि R' इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A to B। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं R' इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अगर मैंने ये लिखा हो A R B, इसका मतलब क्या है कि A इज रिलेटेड टू B, लेकिन यहाँ पे A जो है इट इज एन एलिमेंट, इट्स नॉट ए सेट, इट्स नॉट ए सेट। तो जैसे ये 1 3, तो 1 इज रिलेटेड टू 3। ओके, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। नेक्स्ट केस, A इज नॉट रिलेटेड टू B। अब जैसे मैं मान लो इसका 1 4 उठा लेता हूँ,
ए बी में से 1 4 उठा लेता हूं। इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं आर रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैं आर डैश की बात नहीं करता। इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको सिर्फ मैंने इसको समझाने के लिए रखा था, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसकी क्या एग्जांपल है, 1 and 4। तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 4। क्यों? क्योंकि 1 4 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। यहां सिर्फ 1 3 और 2 3 है। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि ए बाय बी का ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 4, ये भी आपस में रिलेटेड हैं इस रिलेशन को लेके, तो मैं बोलूंगा नहीं है। तो उसको लिखने का तरीका है 1 इज नॉट रिलेटेड टू 4। तो बीच में ऐसे लाइन मार देते हैं, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका, इसको लिखने का, अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेगा। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर 1 3, तो 1 रिलेटेड टू 3, यानी कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। और अगर मैं ये केस लूं, जैसे a इज नॉट रिलेटेड टू b, जैसे मैंने अभी लिया 1 4, तो मैं लिखूंगा 1 4 डज नॉट बिलोंग टू r। तो दूसरा तरीका ये 1 इज नॉट रिलेटेड टू 4। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको लिखने के, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी हमने अच्छे से समझ ली। अब हम आगे कूच करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेशंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, और एक है बाय एरो डायग्राम। इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं, बट ये 3 जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसी के ऊपर बात करते हैं। देखो, ए मेरे पास एक सेट है, ये बी एक सेट है, ये, और मैंने कोई एक रिलेशनशिप डिफाइन करना है। वो रिलेशनशिप क्या है कि मुझे वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं ए और बी के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, कि ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर हो। तो एक तो लिखने का तरीका यह है कि R इज सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स A एंड B सच दैट A बिलोंग्स टू A, ठीक है। पहला जो है वो A को बिलोंग करेगा और दूसरा जो है वो B को बिलोंग करेगा, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि A जो है वो B स्क्वायर के बराबर है, कि इसका एक एलिमेंट, मैं वो वाला एलिमेंट लूं जो इसके किसी एलिमेंट का स्क्वायर हो। तो ये तो हो गई मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे ये पेयर मिलेगा 4 2, क्योंकि 4 2 स्क्वायर के बराबर है और 9 3 स्क्वायर के बराबर है। तो एक 9 और 3 का मेरे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो ये मेरा रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया, ये सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में मैंने इसको डिफाइन कर दिया, और ये रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल पेयर्स क्या हैं वो मेरे निकल के आ गए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में हम ऑर्डर्ड पेयर्स तो निकालने बैठेंगे नहीं, तो किसी कंडीशन के हिसाब से ही हम रिलेशन लिखते हैं। बट ईदर वे, कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कभी ऐसे पूछा जाता है, तो कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बाय एरो डायग्राम बस ये देखो 4 and 2, तो इधर से 4 इधर से 2, और 9 and 3 इधर से 9 एंड इधर से 3, और नीचे ये जरूर लिखना ये सेट A है और ये है सेट B। तो एरो डायग्राम से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये रिलेशन जो है उसमें सिर्फ ये पेयर बन रहा है 4 2 का और एक 9 3 का ये पेयर बन रहा है, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, और साथ में कोडोमेन की भी बात करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको याद ही रखना है। तो यहाँ हमने सेम ही एग्जांपल ले ली, वही पिछले पेज वाली ए और बी वाली, और रिलेशनशिप में हमारे पास ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ठीक है। तो अब डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ दिस सेट, वो क्या होगी, इसका पहला एलिमेंट उठा लो, तो ये हो जाएगी एक्चुअली दिस विल बी, ये सेट होगा 4 और 9 का। रेंज क्या होगी, दूसरा एलिमेंट उठा लो, सारे दूसरे एलिमेंट उठा लो, तो ये बन जाएगी 2 3। लेकिन एक ही बार उठाना है। अगर इसमें एक और ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 2 दोबारा आ रहा है, तो 2 को यहाँ पे 2 बार नहीं लिख देना, एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन की। देखो, कोडोमेन ऑफ आर जो होती है ना, वो बी सेट के बराबर होती है। अगर मैं ए बाय बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो जो सेकेंड सेट होता है वो हमेशा, पूरे का पूरा सेट जो है वो हमेशा कोडोमेन होता है किसी भी रिलेशन का, ठीक है। तो आपको बस ये इतना याद रखना है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके बेस पे फटाफट। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए,
तो 2 4 5 और B 1 2 3 4 8, तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं और R कोई रिलेशन है और कंडीशन क्या है कि X इज रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X डिवाइड्स Y। तो देखो इसका 2 इसके 2 को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जो है 4 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ से 2 यहाँ से 8, तो 2,8 ये 3 ये हो गए। फिर 4 को देखते हैं, 4 किसको डिवाइड करता है, 4 और 8 को, तो 4 और 4 और 4 और 8 ये भी आ गए। फिर 5 किसी को डिवाइड नहीं करता, तो दैट्स इट। तो ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया था ये उसका सेट आ गया। अब वो कहता है इसकी डोमेन निकालो, तो डोमेन इसको ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ R। वो क्या आ जाएगी, पहला एलिमेंट 2 आ गया, 2 दोबारा नहीं लिखना, 2 दोबारा नहीं लिखना, फिर 4 आ गया एंड दैट्स इट। और अगर मैं रेंज निकालूं तो मैं लिखूंगा रेंज ऑफ R। वो कितना आ जाएगा, यहाँ से सेकंड एलिमेंट उठाओ 2, फिर सेकंड एलिमेंट 4, फिर सेकंड एलिमेंट 8 और उसके बाद फिर से 4 8 पहले से आ चुका है, दैट्स इट। ये हो गई रेंज। और अगर मुझे कोडोमेन भी पूछी जाती तो कोडोमेन सिंपली B, तो ये पूरा का पूरा जो है ये कोडोमेन ऑफ R हो जाएगा, राइट। चलो ये भी हो गया। तो अब हम आगे कूच करते हैं और आगे हमारे पास क्या है, अगर अब मुझे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन डिफाइन करना हो तो वो क्या है, सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं दिमाग में बिठाना कि जैसे इज हस्बैंड ऑफ, उसका इन्वर्स क्या होगा, आप उसको भूल जाओ। मैथमेटिकल टर्म में इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर R में 4 इज रिलेटेड टू 2 एंड 9 इज रिलेटेड टू 3 है, तो इन्वर्स में 2 इज रिलेटेड टू 4 होगा एंड 3 इज रिलेटेड टू 9 होगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको जैसे मैंने लिखा 4 इज रिलेटेड टू 2, तो इसमें मैं लिखूंगा 2 इज R इनवर्स रिलेटेड टू 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगर मैं R की डोमेन निकालूं तो हमें पता पहला एलिमेंट तो वो हो जाएगा 4,9। और अगर आप इसकी रेंज देखोगे, अब R इनवर्स की रेंज, तो रेंज का मतलब इसका सेकंड एलिमेंट, तो वो भी 4,9 होगा। तो यानी कि रिलेशन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स रिलेशन की रेंज के बराबर होती है। इसी तरह से अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज मतलब 2 एंड 3, तो 2,3। और अगर मैं इनवर्स की डोमेन निकालूं तो डोमेन मतलब इसका पहला एलिमेंट, तो 2 एंड 3, तो वो इसके बराबर होगी। तो बेसिकली इसकी डोमेन इसकी रेंज और इसकी रेंज इसकी डोमेन होती है, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कोडोमेन, तो R बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, R रिलेशनशिप है A बाय B पे, ठीक है। तो R की जो कोडोमेन है वो है B। लेकिन अगर R इनवर्स के बारे में बात करते हो तो वो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये B बाय A का सबसेट है, राइट, B बाय A का, क्योंकि सेकंड एलिमेंट A है, तो इसकी जो कोडोमेन है वो A हो जाएगी। तो अब R इनवर्स को लिखने का तरीका क्या है, वो ये है कि R इनवर्स इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स B, A, ठीक है। पहले B हो गया बाद में A, सच दैट A, B बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। अब बहुत फ्रीक्वेंटली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ना इस तरह से लिखा होता है कि रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि किस सेट के साथ रिलेशन लेना है। तो उसका मतलब ये होता है कि सेट का अपने साथ ही, सेम सेट के साथ ही रिलेशन लेना। तो उसकी एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है रिलेशन ऑन ए सेट। तो उसका मतलब ये है कि मैं ए सेट के साथ ही, यानी कि इटसेल्फ के साथ ही मैं रिलेशन ले रहा हूं। तो जब मैं बोलूंगा ना कि रिलेशन ऑन रियल नंबर्स, तो इसका मतलब पहला सेट भी रियल नंबर का है और दूसरा सेट भी रियल नंबर्स का है। तो ये इसका मतलब होता है। तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या है कि ए बाय ए का कोई भी सबसेट उठा लो, उसको मैं बोलूंगा इट इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। तो मतलब खुद के ऊपर ही एक रिलेशन, जैसे ही ये हो गया। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इनको, इनसे दिमाग थोड़ा खुलेगा आपका। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन। अब रिलेशन ऑन एन, ये वही बात हो गई, रिलेशन ऑन एन का मतलब कि एन
इनटू n, तो n और n का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके ऊपर एक रिलेशन, ठीक है। और कैसे डिफाइन किया उसको कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हमने कि a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, ऑब्वियसली अभी हमने बात की, और कंडीशन ये है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो जो a और b इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब वो पूछता है कि क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं तो क्या उसके लिए a इज रिलेटेड टू a है, यानी कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? नो। जैसे मैं a को ले लूं 2, तो इस कंडीशन के हिसाब से 2 शुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, विच इज नॉट ट्रू, सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर ए और बी इस रिलेशनशिप को बिलोंग करते हो तो उसका मतलब ये है कि बी और ए भी इसको बिलोंग करेंगे। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल ए मैं ले लेता हूँ 4 और बी को मैं ले लेता हूँ 2, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये कंडीशन ट्रू, और a जो है वो b स्क्वायर के बराबर है, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये कंडीशन भी ट्रू, तो ये तो सही हो गई। लेकिन अब b a अगर इसको बिलोंग करे, अगर b कॉमा a भी अगर इस सेट को बिलोंग करे तो इसका मतलब वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? b शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर, और b कितना है? b है मेरा 2 और a कितना है? a है 4, तो 4 स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या ए सी भी आर को बिलोंग करेगा? तो इसके लिए भी देखो, जब चीज़ें फॉल्स होती है ना, तो फॉल्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देनी होती है। जब ट्रू होती हैं तो जेनरिक वे में प्रूव करना पड़ता है। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, जैसे ए ले लेता हूँ 16, बी ले लेता हूँ 4, तो b मैंने 4 लिया है, तो c को ले लेता हूँ 2, तो इस हिसाब से a मेरा 16 है और c है मेरा 2। तो अब 16 4 ये मुझे पता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नेचुरल नेचुरल, ये सब तो ठीक है, पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये तो सही है, तो इसका मतलब ये तो इसको बिलोंग करता है। 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी सही है, तो ये भी इसको बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट्स नॉट ट्रू, तो इसका मतलब 16,2 जो है ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ए बी ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ए जो है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए का मतलब कि ए का ए पे ही रिलेशन हमने डिफाइन करना है, और रिलेशन क्या है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर को तब बिलोंग करेगा अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी हो। तो वो कहता है कि अब आर और आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालो। तो देखो, इसको करने का आसान तरीका ये होता है कि ये ए है, एक बार ए और लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो ऐसे कर लो, और उसके बाद a बाय a इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सारे लिख लो। तो मैं क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास a बाय a के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे r डिफाइन करना है, r मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। a इज लेस देन इक्वल टू b, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये सारे इसको बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही गोला मार देता हूँ रेड कलर में, मैं लिखता नहीं हूँ। 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये सारे उधर चले गए। उसके बाद 2, 1 नहीं आएगा, लेकिन 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, उसके बाद 3, 3, 3, 4, 3, 5, उसके बाद 4, 4, 4, 5 और फिर 5, 5, तो ये सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग करेंगे। तो ये हमारा R का सेट आ गया। अब वो कहता है कि R इनवर्स की डोमेन निकालो और R की रेंज। अब हमें पता है कि R की जो रेंज है वो R इनवर्स की डोमेन के बराबर होती है, तो मुझे सिर्फ R की रेंज निकालनी है। तो R की रेंज क्या होगी? जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं,
तो r की जो रेंज है, तो रेंज जो है ऑफ r वो क्या आ जाएगी, वो मैं क्विकली लिख देता हूँ। यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसकी रेंज हो गई। क्योंकि हमने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स R को बिलोंग करते हैं उनमें जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको हमने वन टाइम यहाँ पे लिख लेना है, वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो जितनी इसकी रेंज है उतनी ही डोमेन होगी R इनवर्स की, तो यानी कि R इनवर्स की जो डोमेन है वो भी यही होगी, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिलेशन R विच इज ए सेट ऑफ ऑल x, x क्यूब। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इस सेट को बिलोंग करेगा अगर x एक प्राइम नंबर हो और लेस देन 10 हो। तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि x प्राइम नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा। अच्छा भाई, x प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर हो सकता है 2 3 5 एंड 7, यही प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं 2 को अब यहाँ डालूँ तो मेरा r क्या क्या बन जाएगा? 2 डालूँ तो जाएगा 2 2 क्यूब, 2 क्यूब यानी कि 8 आप लिख लेना, फिर 3 3 क्यूब एंड देन 5 5 क्यूब एंड देन 7 7 क्यूब। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, खोल के लिख लेना एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा था, ये रोस्टर फॉर्म में मैंने इसको आपको लिख के दे दिया, उसने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बना के दिया हुआ था। और अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। लेट R बी रिलेशन ऑन Z। इसका मतलब क्या है कि पहला सेट इंटीजर का है और दूसरा सेट भी इंटीजर का है। ठीक है, और कैसे डिफाइन किया उसने कि R इज ए सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A B दोनों इंटीजर्स हैं एंड A माइनस B भी एक इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर में से मैं इंटीजर माइनस करूं तो डेफिनेटली मुझे इंटीजर ही मिलेगा, हमेशा ही इंटीजर मिलेगा। अब वो कहता है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो R की। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी, वो भी पूरा इंटीजर्स का सेट हो जाएगा, और इसकी जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी पूरा इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। कैसे? देखो, a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो a माइनस बी जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं a की क्या क्या वैल्यू डालूं, b की वैल्यू इग्नोर कर दो, a की मैं क्या क्या वैल्यू डालूं कि a माइनस बी इंटीजर मिलेगा। तो a की कोई भी वैल्यू डाल दो, राइट, a की कोई भी वैल्यू डाल दो, a माइनस बी तो इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब हर एक इंटीजर के लिए a माइनस बी जो है वो इंटीजर होगा। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो पूरा इंटीजर्स का सेट हो गया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात यानी कि b की बात करते हैं। ठीक है, अब b की मैं क्या क्या वैल्यू डालूँ इसमें कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर हो। तो b की भी कोई भी वैल्यू डालते जाओ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b की कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी यही होगी। तो इसके साथ क्लास 11th का रिलेशंस टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नाउ इट्स टाइम टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमाफिया।